हाय एवरीवन, माय नेम इज अंशुल गुप्ता। आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके दो पार्ट्स हम पहले ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम इसका थर्ड और आखिरी पार्ट करने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक। ऑलराइट, यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे, इसके आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी अफेक्ट्स बोथ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल रिस्क। ठीक बात है, कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी फर्क आपके पड़ता है, जैसे कि आप कितना प्रॉफिट आप कमा रहे हैं, और साथ ही साथ आपके बिजनेस के ऊपर जो फाइनेंशियल रिस्क है, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर ही डिसाइड करता है कि आपके बिजनेस के अंदर डेट कितना है और इक्विटी कितना है। अ कैपिटल स्ट्रक्चर विल बी सेड टू बी ऑप्टिमल when the proportion of debt and equity is such that it results in an increase in the value of equity shareholders। देखो थंब रूल क्या है? थंब रूल ये है कि हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स की मार्केट वैल्यू बढ़नी चाहिए, वो हमें बढ़ानी है। और अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा है, इक्विटी और डेट का मिक्स अगर ऐसा है कि उससे ये चीज हो पा रही है, then that capital structure is said to be the optimal capital structure। All right, the proportion of debt in the overall capital is also called financial leverage। जैसे कि सपोज 100 रुपए की मेरी टोटल कैपिटल है, इक्विटी प्लस डेट, जिसमें कि 20 रुपए डेट है और 80 रुपए इक्विटी है, तो जो 20 रुपीज है उसको एक तरह से मैं 20:80 1:4 वो एक तरह से मेरा फाइनेंशियल लीवरेज कहलाएगा। ऑलराइट, 20% भी बोल सकते हैं इसको आप, यहां हमने लिखा हुआ है, ये मेरा एक तरह से फाइनेंशियल लीवरेज है। ऑलराइट, आगे एक इलस्ट्रेशन दी हुई है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये इलस्ट्रेशन भी, और एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो पहले मैं इस इलस्ट्रेशन को एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद हम लोग इसकी थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे। ओके, एग्जाम्पल 1 देखो, ये एक कंपनी है एक्स लिमिटेड। अब एक्स लिमिटेड के बारे में कुछ बातें यहां पर लिखी हुई हैं। टोटल फंड्स जो हैं इसके वो हैं 30 लाख रुपीस के। ठीक है जी, टोटल फंड्स में से हमें ये देखना है डेट कितना है और इक्विटी कितना है, पहली चीज तो इसमें इन लोगों ने 1 2 3 सिचुएशन बना रखी हैं, जिन्हें हमने यहां पर लिखा हुआ है। सिचुएशन नंबर 1, यस, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 और सिचुएशन 3। ठीक है, इन 3 सिचुएशंस में, तीनों में ही जो मेरा ईबीआईटी है वो सेम रहेगा, 4 लाख रुपए का। 4 लाख 4 लाख 4 लाख। अब इसके अंदर क्या है, ईबीआईटी मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। मतलब हमने सब खर्चे निकाल दिए, एक तो इंटरेस्ट पार्ट जो मैं डेट के ऊपर, डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करूंगा वो लेस करना बाकी है, और दूसरा मेरे टैक्सेस। इन दो चीजों को छोड़कर मैं सब कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर चुका हूं, ये मान के चलो नेट फिगर मेरे पास है। ये दो चीजों का इफेक्ट और देना है और मेरा फाइनल अर्निंग्स आ जाएंगी। इसके अंदर इंटरेस्ट अमाउंट क्या रहेगा? देखो, सिचुएशन 1 में मेरा डेट निल है, मतलब कि डिबेंचर्स मैंने इश्यू ही नहीं किए, मेरे पास टोटल इक्विटी है। ठीक है, तो जब डेट मेरा 0 है तो इंटरेस्ट भी मेरा निल आएगा, और मेरा अर्निंग बिफोर टैक्सेस, देखो ईबीआईटी हो गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स ये दो चीजें लेस करने से पहले जो अर्निंग्स आती हैं उससे बोलते हैं ईबीआईटी। अब इसमें से इंटरेस्ट लेस कर दिया, अब जो अर्निंग बची वो बची अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से टैक्स माइनस कर देंगे तो नीचे आएगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, दैट इज ईएटी। ईबीटी यहां पे आ गया 4 लाख रुपए। सिचुएशन 2 और 3 की बात और यहां पर हम देख लेते हैं। सिचुएशन 2 और 3 में 10 लाख और 20 लाख है मेरा डेट, और इंटरेस्ट रेट क्या है 10%। तो 10% ऑफ 10 लाख, 10% ऑफ 10 लाख यानी 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए मेरा आ जाएगा यहां पर सिचुएशन 2 का इंटरेस्ट। और सिमिलरली 10% ऑफ 20 लाख, ये हो गया मेरा 2 लाख रुपए, और ये आ जाएगा यहां पर। ये यहां पर मैं लेस करके अर्निंग बिफोर टैक्स मेरे ये आ जाते हैं। ठीक है ना, सिचुएशन 2 में डेट मेरा 10 लाख है और सिचुएशन 3 में 20 लाख है, तो इन दोनों का 10% मैंने लेस कर दिया, 1 लाख और 2 लाख, और नेट मेरे पास ये 3 लाख और 2 लाख मेरा इसका ईबीटी बच गया। ओके, अब मुझे इसमें से टैक्स माइनस करना है। टैक्स कितना है जी? टैक्स तीनों केसेस में नेट रेट है 30%, 30% टैक्स रेट है नेट। 4 लाख का 30% 1,20,000। सिमिलरली 3 लाख और 2 लाख का मैंने 30% निकाल लिया, लेस करके
लेस करने के बाद अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ गई ये वाला फिगर 2,80,000, 2,10,000 और 1,40,000। अब मैं देखता हूं नंबर ऑफ शेयर्स। भाई मुझे निकालना है अर्निंग पर शेयर, दैट इज ईपीएस। ईपीएस होता है पर शेयर कितनी अर्निंग आई। तो अब इस केस में जो पहला केस था, पहले केस में मेरा पूरा 30 लाख रुपीस इक्विटी था, डेट तो कोई था ही नहीं है, हमने कोई इंटरेस्ट तो माइनस किया ही नहीं। तो 30 लाख रुपीस मेरा इक्विटी था और हम ये मान के चल रहे हैं शेयर्स मेरे 10 रुपए के एक हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दिए वैल्यू, यहां पे नहीं लिखा हुआ, पर हम अज्यूम कर सकते हैं कि हम शेयर्स को 10 रुपए का मान के चलते हैं। तो 30 लाख डिवाइड बाय 10, 3 लाख रुपए, मतलब सॉरी 3 लाख मेरे हो गए नंबर ऑफ शेयर्स। मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। 30 लाख मेरी शेयर कैपिटल है, डिवाइड बाय मतलब ये मेरा इक्विटी अमाउंट है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ये आया 3 लाख। 3 लाख मेरे नंबर ऑफ शेयर्स आ गए और टोटल अर्निंग्स मेरी थी 2,80,000 रुपए। तो एक तरह से दिस डिवाइडेड बाय 3 लाख, 2,80,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, ये आ गया मेरा 93 पैसे। 93 पैसे पर शेयर की अर्निंग मुझे हो रही है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड केस में अगर देखेंगे तो सेकंड केस में क्या था, यहां पर टोटल फंड्स हैं 30 लाख के, डेट यहां पे कितना है 10 लाख, ठीक है जी। यहां पे टोटल फंड्स हैं 30 लाख के, डेट है 20 लाख। तो इक्विटी कितना हो गया, टोटल फंड्स माइनस डेट 20 लाख, यहां पर इक्विटी कितना आया, टोटल फंड्स माइनस डेट 10 लाख। तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 10 रुपए का एक शेयर है, यहां भी 10 रुपए एक शेयर है। तो यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 2 लाख और 1 लाख, 2 लाख और 1 लाख, ठीक है। इसे हम डिवाइड करेंगे तो अर्निंग पर शेयर मेरा यहां आ गया 1 रुपए 5 पैसे और इस केस में आ गया 1 रुपए 40 पैसे। ओके, अब यहां मैंने क्या देखा, अर्निंग पर शेयर मेरा बढ़ रहा है, 93 पैसे से हो गया 1 रुपए 5 पैसे और 1 रुपए 5 पैसे से हो गया 1 रुपए 40 पैसे। मेरा अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है। जैसे जैसे मैं अपने बिजनेस में डेट और डाल रहा हूं, मेरा अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है एज पर दिस एग्जांपल, ठीक है। आगे देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ऑल राइट, यहां पर आ जाओ इस वाले पैराग्राफ पे। कंपनी 93 पैसा कमा रही है अगर वो अनलीवर्ड है तो। अनलीवर्ड मतलब अगर उसके पास कोई डेट नहीं है तो। अगर 10 लाख का डेट है तो ईपीएस हो गया 1 रुपए 5 पैसे, 20 लाख में हो गया 1 रुपए 40 पैसे। अब जो सवाल आपसे मैंने अभी 2 मिनट पहले किया था, वाई इज द ईपीएस राइजिंग विद हायर डेट। डेट बढ़ रहा है तो ईपीएस क्यों बढ़ रहा है डेट के साथ साथ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहां पर तो मैं आपके लिए स्टार लगा देता हूं। दिस इज बिकॉज ये वाली लाइन, द कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन द रिटर्न दैट द कंपनी इज अर्निंग ऑन फंड्स एम्प्लॉयड। देखो, एक होता है कंपनी की इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स कितना आ रहा है, मैं आपको यहां बताता हूं। कंपनी का आरओआई क्या निकल के आ रहा है, आरओआई मींस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये हम कैसे निकालेंगे, ईबीआईटी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। ईबीआईटी मतलब कंपनी ने इंटरेस्ट और टैक्स निकालने से पहले क्या कमाया, 30 लाख, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। और सॉरी, कंपनी ने कमाया 4 लाख रुपए और टोटल फंड है 30 लाख रुपए के। तो कंपनी ने कमाया यहां पर 4 लाख रुपए और टोटल फंड्स थे 30 लाख के, ठीक है। तो कंपनी का जो आरओआई निकल के आ रहा है, दिस बाय दिस into 100, दिस इज इक्वल टू
13.33%। आप इस बात को एक बारी थ्योरेटिकली समझो कि कंपनी ने अपने बिजनेस में, अपने धंधे के अंदर टोटल 30 लाख रुपए लगा रखे थे और उस 30 लाख रुपए के ऊपर कंपनी 4 लाख रुपए कमा रही है। मतलब कि 13.33% की रिटर्न कंपनी अपने बिजनेस से, अपनी इन्वेस्टमेंट से निकाल पा रही है। ठीक है। और कंपनी को पैसे मतलब उधार क्या रेट में मिल रहे हैं, कंपनी को डेट क्या रेट में मिल रहा है, डिबेंचर्स, कंपनी को डेट मिल रहा है जी 10% के रेट पे। ठीक है जी, कंपनी को उसका डेट मिल रहा है 10% के रेट पे और कंपनी कमा कितना रही है, 13.33%। तो ऐसे केसेस में कंपनी जितना ज्यादा डेट लेगी उतना ज्यादा कंपनी के लिए फायदेमंद है। क्यों? सपोज कंपनी ने 10 लाख रुपए और डेट ले लिया तो उस पे पे तो कर रही है 10 लाख पे 10%, 1 लाख रुपए, और कमा रही है 13.33%। तो जो डिफरेंशियल है 3.33% का, वो कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। बट क्या हम यहां पे ये कह सकते हैं कि कंपनी को अंधाधुंध डेट ले लेना चाहिए? भाई डेट कम में मिल रहा है, कमा ज्यादा रही है, तो क्या 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 100 करोड़ मतलब कंपनी को डेट ले लेना चाहिए? क्या ऐसा करना चाहिए कंपनी को? आइए देखते हैं इसका जवाब क्या है। With higher use of debt, the difference between ROI and cost of debt increases the EPS। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब होता है डेट लेना। हमने पढ़ा ना अभी ऊपर यहां पर दिस इधर, द प्रपोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज। अब ये फाइनेंशियल लीवरेज फेवरेबल है या नहीं ये कैसे पता? अगर डेट ज्यादा लेने से कंपनी को फायदा हो रहा है तो उसे बोलेंगे फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है। तो जो एग्जांपल हमने भी देखा है दैट इज द प्योर केस ऑफ फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। ऑल राइट। ऐसे केसेस में कंपनीज ऑफन एम्प्लॉय मोर ऑफ चीपर डेट टू एनहांस द ईपीएस। ईपीएस बढ़ाने के लिए कंपनी डेट और ले लेती है। सच प्रैक्टिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसे बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर योर एग्जाम। Trading on equity refers to increase in profit earned by the equity shareholders due to presence of fixed financial charges like interest। Equity shareholders का profit हमें बढ़ाना है by taking more of debt and that is called trading on equity। अब क्या करना है? अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। Now consider the following case of company Y। अभी तक पढ़ रहे थे कंपनी X की बात, अब कंपनी Y पे आ रहे हैं। नया एग्जाम्पल। इसमें सब कुछ सेम है, सब कुछ एक्सेप्ट एक चीज, जो कंपनी का EBIT है पहले 4 लाख था, अब 2 लाख रह गया। अब बताओ क्या सिचुएशन है। ठीक है। अब एग्जाम्पल पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या निकलनी चाहिए, आपका दिमाग कैसे चलना चाहिए। सर यहां पर आपने निकाला था ROI। ठीक है। यहां पर भी पहले वही निकालते हैं। ROI निकल रही है, वहां पे 4 लाख था, यहां 2 लाख है, तो ऊपर 2 लाख अपॉन टोटल फंड्स इनटू 100। यहां ROI निकल के आ रही है 6.67%। ऊपर थी 13.33, यहां पे उसका आधा निकल के आ रही है। क्यों? क्योंकि मेरा EBIT 4 लाख से 2 लाख रह गया, आधा रह गया, तो ये मेरा निकल गया है 6.67%। अब मुझे डेट तो मिल रहा है, मुझे पैसा उधार मिल रहा है किस रेट पे? 10% पे। भाई वो तो सेम ही है मेरे, जो मुझे डेट मिल रहा है इस रेट पे। अब मैं 10% पे पैसा उधार लेके उस पे कमा कितना रहा हूं? 6.67%, यानी कि मैं तो घाटा कर रहा हूं। तो ऐसे केस में जब जब आप डेट बढ़ाओगे तब तब आपका ईपीएस कम होगा और इसे बोलते हैं अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है। सेम एग्जांपल ये वाला देख लो, 0.47 इससे कम हो गया 0.35, यहां हो गया नील। ईपीएस डिक्रीज कर रहा है क्योंकि मुझे डेट महंगा मिल रहा है और मैं उस पर कमा रहा हूं कम। दिस इज द ओनली रीजन फॉर दिस। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये सेम चीज यहां एक्सप्लेन करिए। 6.67%, डेट का है 10%, एंड दिस इज कॉल्ड अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। अनफेवरेबल, ठीक है, क्योंकि यहां जितना ज्यादा डेट डालोगे उतना नुकसान है आपको। अब आते हैं कंपनी एक्स के केस में, जो मैंने आपसे सवाल पहले किया था। कंपनी एक्स के केस में फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज है, यानी जितना डेट लो उतना फायदा है।
वो तो है, लेकिन क्या ऐसे केस में आपको रेकलेस यूज करना चाहिए इसका? क्या अंधाधुंध जरूरत 10 लाख की है लेकिन मैं 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ तक का मैं डेट ले लूं जस्ट बिकॉज मेरी ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी हो पा रही है? क्या मुझे लेना चाहिए या नहीं? बहुत ही सुंदर बात लिखी यहां पर, इंक्रीज इन डेट मे एनहांस द ईपीएस। ईपीएस तो बढ़ जाएगा, उसके लिए मना नहीं कर रहे, बट इट ऑल्सो रेजेस द फाइनेंशियल रिस्क। जितना ज्यादा डेट लोगे उतना रिस्क भी तो बढ़ रहा है आपके लिए। भाई कल को आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना है, क्या पता प्रॉफिट ना हो पाया उतना, क्या पता कल को आप उस पैसे को वापस ना कर पाए, तो उतना डेट लेना ठीक नहीं है। तो कंपनी को देखना चाहिए, एक ऐसा रिस्क रिटर्न कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए जिससे शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो। ऐसे नहीं है कि डेट सस्ता मिल रहा है तो बिना बात के लिए जाओ बस डेट, वो चीज गलत है। एक कॉम्बिनेशन बनाओ रिस्क रिटर्न का और उस हिसाब से अपनी कार्रवाई करके चलो, ठीक है। ऑलराइट, ये मेन कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का। सबसे मेन कॉन्सेप्ट अगर मैं बताऊं तो यही था। बेशक से वीडियो पॉज करके रिमाइंड करके दोबारा सुन लेना, बट ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। ऑलराइट, नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। भाई कैपिटल स्ट्रक्चर मुझे कैसे रखना चाहिए, उस पर क्या फैक्टर्स डिपेंड करेंगे। पहला हो गया कैश फ्लो पोजीशन। आपको कैश फ्लो पोजीशन देखना चाहिए कि आपके पास सफिशिएंट कैश है कि नहीं, कि आप अपने फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस यानी कि जो पैसे देने ही देने हैं जैसे कि इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस, वो आप पूरी कर पाओगे या नहीं, वो आपको देखना चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है कि आपके पास जो ईबीआईटी है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, वो इंटरेस्ट को कितने टाइम्स कवर कर सकता है। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ईबीआईटी है 100 का और मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं 5 लाख रुपए और मेरे पास अर्निंग है 100 लाख की, तो एक तरह से मैं 20 टाइम्स उसको कवर कर सकता हूं अपने इंटरेस्ट को। जितना ज्यादा है उतना कम रिस्क होगा कंपनी के लिए, उतना अच्छा है। जितना ज्यादा वो है मतलब उतना ज्यादा ईबीआईटी है तो वो उतना ही बेटर है कंपनी के लिए। डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इसका ये फॉर्मूला है कि आपकी जो भी ऑब्लिगेशंस हैं उन्हें आप किस हद तक पूरा कर पाओगे, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद कर लेना, बहुत डीपली जाने की जरूरत नहीं है इसमें, सिर्फ ये फॉर्मूला आपने याद करना है और इसके ऊपर कोई अलग से तो क्वेश्चन आएगा नहीं। बस इतना आपने समझना है इसमें कि आप अपने डेट को किस हद तक सेटिस्फाई कर पाओगे। जो यहां लिखा हुआ है, जो भी प्रॉफिट्स आपकी जनरेट हो रहे हैं उसे हम कंपेयर करते हैं विद द टोटल कैश रिक्वायर्ड टू सर्विस डेट एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। भाई डिबेंचर्स के लिए और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उनको भी इंटरेस्ट देना पड़ता है, प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ता है, सॉरी। तो ये दोनों चीजें आप पूरी कर पाओगे या नहीं, वो ये रेशियो बताता है आपको। देखो इसमें न्यूमरेटर में क्या था, अर्निंग्स, इसमें न्यूमरेटर में क्या है, प्रॉफिट। तो ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा, मतलब ये रेशियो जितना बड़ा होगा उतना अच्छा है कंपनी के लिए, सीधी सी बात है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये वो है जो हमने भी निकाली थी 6.67% और 13.33%। ये जितनी ज्यादा होती है उतना अच्छा होता है कंपनी के लिए, जितनी ज्यादा। इसका मतलब मैंने जो कंपनी में पैसे लगाए हैं, जो इन्वेस्टमेंट करी है, मैं उस पर उतना ज्यादा रिटर्न्स कमा पा रहा हूं, ये होता है मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ डेट। अगर ये कम है तो अच्छा है, सीधी सी बात है, हमें सस्ते में पैसा मिल जाएगा ब्याज पे, ओके। नेक्स्ट इज टैक्स रेट। अगर मेरा टैक्स रेट ज्यादा है, सपोज जैसे टैक्स रेट 30% है, 40% है, तो उसमें क्या होता है, डेट में ना सेविंग मिल जाती है। डेट का जो इंटरेस्ट पार्ट होता है, जैसे कि 100 रुपए का मतलब 100 रुपए मेरे प्रॉफिट्स हैं और उस पर 30 रुपए मैंने 100 रुपए पे मैंने 20 रुपए इंटरेस्ट पे कर दिया। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिख के दिखाता हूं। यहाँ 2 केस मैंने यहां पे बना दिए। 100 रुपए प्रॉफिट है, यहां पर इंटरेस्ट कुछ नहीं है, यहां पर इंटरेस्ट है 20 रुपीज। तो यहां पर यह आ गया, टैक्स लगेगा इस पे 30%। नेट बचा मुझे इतना। तो बेसिकली अगर मैं डेट लेता हूं तो मुझे टैक्स केवल 24 रुपए देना पड़ा, और अगर मैं डेट नहीं लेता हूं तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा 30 रुपए का। बेसिकली डेट लेने की वजह से
इंटरेस्ट दूंगा और इंटरेस्ट देने की वजह से मुझे टैक्स में सेविंग हो जाएगी 6 रुपए की। यहाँ आई एक्सप्लेन अगेन, अगर मैं डेट लेता हूं तो उस पर इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट की पेमेंट करूंगा तो मुझे टैक्स 6 रुपए कम भरना आएगा। तो ये बात है, यहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, व्हेन अ कंपनी इंक्रीजेस डेट द रिस्क ऑल्सो इंक्रीजेस। भाई कंपनी जब डेट बढ़ाएगी, अपना उधार पैसे बढ़ाएगी, तो उसका रिस्क भी बढ़ता है, क्योंकि कल को आपने डेट की रीपेमेंट भी करनी है, इंटरेस्ट की पेमेंट भी करनी है। तो उससे क्या होता है, जब कंपनी बहुत ज़्यादा डेट बढ़ा लेती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की भी इच्छाएं बढ़ जाती हैं। वो ये सोचते हैं कि भैया जब इतना रिस्क है कंपनी में, तो हम भी, हमारी मतलब उनकी भी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। सपोज किसी ने कंपनी में 1 करोड़ रुपए लगा रखा है और कंपनी बहुत रिस्की नहीं है, एकदम सेफ है, तो कहते हैं भैया मुझे 6-7% रिटर्न भी काफ़ी है। बट अगर कंपनी बहुत रिस्की बन जाती है तो सोचते हैं भैया मुझे कम से कम 12-13% रिटर्न चाहिए। तो उस पर भी फर्क पड़ता है आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे भी। नेक्स्ट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। ये मैंने आपको बताया था, पैसा रेज करने के लिए भी पैसे लगते हैं, ब्रोकर्स हायर करने पड़ते हैं, कमीशन एजेंट्स हायर करने पड़ते हैं, अंडर राइटर्स हायर करने पड़ते हैं, तब जाके आप पैसे रेज करते हो। मान लो कोई कंपनी 100 करोड़ रुपए मार्केट से उठा रही है, तो 1-2% तो उसका वैसे खर्च हो जाएगा। तो वो भी देखना पड़ता है कि आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है अलग अलग केसेस में। रिस्क कंसिडरेशन, कंपनी को अपना कोई भी बिजनेस है उसको रिस्क अपना मैनेज करना पड़ता है। ओके, तो रिस्क में क्या होता है, एक तो आपका होता है इसके अंदर बिजनेस रिस्क और एक होता है आपका फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, मैं यहां मार्क कर देता हूं इससे। वन इज योर फाइनेंशियल रिस्क एंड द अदर इज योर बिजनेस रिस्क। ठीक है, ये मैंने पहले भी मार्क किया हुआ है। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, कंपनी जो है अपने जो फाइनेंशियल चार्जेस हैं, जैसे इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, डिविडेंड की पेमेंट करनी है, उसको पूरा कर पाएगी या नहीं। भाई मैंने आज तो पैसा उठा लिया ब्याज पे, आज तो मैंने कह दिया कि जी मैं इस पे इंटरेस्ट की पेमेंट दे दूंगा आपको हर साल या हर महीने, बट मैं हो सकता है कल को ना दे पाऊं, तो वो रिस्क को बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क या फिर इसको बिजनेस रिस्क भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है अगर आपकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर आपकी बहुत ज्यादा है, अगर आपकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो आप उसे बेयर कर पाओगे या नहीं। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब ऑपरेट करने के खर्चे, जैसे कि मैंने एक फैक्ट्री ले ली रेंट पे, उसका रेंट है 10 लाख रुपए एक महीने का। अब वो मतलब फैक्ट्री ऑपरेट करने का खर्चा ही है। अब हो सकता है मैं उसको कल को ना बेयर कर पाऊं, ना भर पाऊं मैं 10 लाख रुपए हर महीने के। ठीक है, अभी तो मैंने जो जोश में ले ली फैक्ट्री, तो इस रिस्क को बोलते हैं हम बिजनेस रिस्क। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। अगर फर्म अपना, हर फर्म के ना एक दायरा होता है, हर इंसान का, हर कंपनी का, हर बिजनेस का एक दायरा होता है। अगर आप अपने डेट का जो दायरा है, जो पोटेंशियल है, उसे फुल्ली यूटिलाइज कर लोगे अभी से, तो आप कल को फर्दर डेट इशू करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कल को आपके लिए फर्दर डेट इशू करना मुश्किल हो जाएगा इस केस में। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट इज कंट्रोल। अगर आपको अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना है फिर तो आप डेट इशू करो, और अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल डाइल्यूट कर सकते हो तो आप इक्विटी भी इशू करो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। हर कंपनी का, हर बिजनेस का एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है, इससे भी गाइडलाइंस होती हैं, उनका भी ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, वरना कल को लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट कंडीशंस, अगर आपकी जो मार्केट है बुलिश है, मार्केट बूम पे है, तब आप इक्विटी रेज करना इजी रहता है, नहीं तो फिर आपको डेट से रेज करना पड़ेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। देखो जब आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बना रहे हो तो थोड़ा ये भी देख लो आजू बाजू में लोग क्या कर रहे हैं। भाई उनका भाई वो भी पागल थोड़ी है, वो भी तो कुछ दिमाग लगा के ही कर रहे होंगे ना, तो उनका भी आपको थोड़ा बहुत देखना चाहिए कि वो लोग कैसे क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। ओके, फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं? ये वो एसेट्स हैं जो आपके बिजनेस में रहते हैं फॉर मोर देन 1 ईयर, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी। यूजुअली आप एक लंबे टाइम के लिए 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए प्लांट एंड मशीनरी खरीद के रखते हो। फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, व्हीकल्स, ये सब आपके फिक्स्ड एसेट में आ गए। करंट एसेट्स कौन से होंगे? विच गेट कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इन्वेंट्रीज, स्टॉक। मेरे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक रखा है, मेरे पास फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक रखा है। भाई 1 साल के अंदर अंदर तो मैं वो माल बेच के उससे पैसे अपने निकाल लूंगा ना,
तो ये चीज़ें होती हैं। डेटर्स, भाई जिन लोगों को मैंने पैसा उधार बेचा हुआ है वो जब मुझे पेमेंट करेंगे विद इन 1 ईयर कर देंगे, तो वो भी मेरा करंट एसेट्स में अंदर आते हैं। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। देखो फिक्स्ड कैपिटल मतलब कौन सी, जो कि आपकी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, लैंड एंड बिल्डिंग आपने खरीदी है, फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स इसको FNF बोलते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग को LNB मतलब शॉर्ट फॉर्म में मतलब आपने एग्जाम में नहीं लिखना है इसे, मेरा ये स्टाइल मत आप कॉपी करना, बट मैं अब यहाँ जगह का मैं इसलिए लिख रहा हूँ। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स, ये चीज़ें हैं। तो ये कोई सस्ती तो आती नहीं है, करोड़ों में आएगी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर। तो जो फिक्स्ड कैपिटल है वो आपको लॉन्ग टर्म सोर्सेज के थ्रू फाइनेंस करनी चाहिए, क्योंकि ये पैसा लंबे टाइम तक आपके बिजनेस में लग जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से ही यहाँ पैसा उठाना। ऐसा आप कहीं से पैसे मत उठाना कि भैया मुझे लैंड लेना है 5 करोड़ का, आप मुझे आज दे दो और मैं 6 महीने में वापस कर दूंगा। आप कर ही नहीं सकते, वापस कहाँ से करोगे? आज आपने लैंड ले लिया और किसी से 1 करोड़ रुपए ले लिया आपने ब्याज पे, 6 महीने बाद कैसे वापस करोगे? तो ये पैसा वहीं से उठाना जो लंबे टाइम के लिए दे रहा हूं, वरना मत उठाना। इन्वेस्टमेंट इन दीज एसेट्स ऑल्सो इंक्लूड्स, देखो आपने एक मशीन खरीद ली, अब मशीन खरीदी आपने, मान के चलते हैं 1 करोड़ की। अब उस मशीन को आपने 10 लाख रुपए खर्च कर दिए इंस्टॉलेशन में, फिर चालू करने के लिए उसके लिए एक इंजीनियर्स की टीम बुलाई, उसमें 5 लाख खर्च हो गए। तो आपकी 1 करोड़ 15 लाख रुपए ये आपका टोटल फिक्स्ड एसेट का पार्ट बनेगा, क्योंकि इंस्टॉलेशन और आपकी एक्विजिशन कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन और चालू करने के खर्चे, ये सब चीजें भी आपकी उसी के अंदर ही आती हैं। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन, एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन। सपोज आपने मशीन में कुछ चेंज कराया है, कोई नया पार्ट लगवाया है या कुछ रिप्लेस कराया है, तो ये सब खर्चे आपके फिक्स्ड कॉस्ट में ही आएंगे। मेजर एक्सपेंडिचर्स लाइक एडवर्टाइजिंग कैंपेन, कंपनियां करोड़ों रुपए खर्च कर देती हैं अपनी एडवर्टाइजिंग पे। आप देखते हैं ना यूट्यूब पे आजकल शुरू में एड्स आती हैं, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा होता है एडवर्टाइज करने पे। प्रोडक्ट के बारे में कोई रिसर्च करनी है आपने कि भाई ये प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए क्या, लोगों के हिसाब से ठीक है कि नहीं है, तो वो सब चीजें करनी होती हैं हमको। एंड दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। ओके, अब हम इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं कि कैपिटल बजटिंग डिसीजंस जो भी हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो लॉन्ग टर्म ग्रोथ में काम आती हैं ये। आप लंबे टाइम के लिए प्लान कर रहे हो, मुझे मशीन और लेनी है, एक फैक्ट्री और सेटअप करनी है, या कोई मशीन सेल ऑफ करनी है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी है, ये सब चीज़ें आप देखते हो। इसमें बहुत सारे फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, रिस्क बहुत ज़्यादा मतलब इसके अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि मतलब पैसे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। इरिवर्सिबल डिसीजंस, ये डिसीजन एक बार ले लिए तो ले लिए। ऐसा नहीं है कि आज आप मशीन ले आए 5 करोड़ रुपए की, आपने इंस्टॉल करवा ली और 10 दिन बाद आपको नहीं यार मेरा तो मूड चेंज हो गया, मैं तो इसको हटाऊंगा यहाँ से, ऐसे नहीं होता। कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल? भाई मैं एक बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी या नहीं, और पड़ेगी तो कितनी पड़ेगी, ये किन चीजों पर निर्भर करता है? सबसे पहली चीज है नेचर ऑफ बिजनेस। भाई सपोज एक तो होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कि मैं खुद माल बनाता हूं, एक है ट्रेडिंग में मेरी दुकान है, मैं तो लेता हूं और बेच देता हूं। तो मैन्युफैक्चरिंग वाले को फिक्स्ड कैपिटल हमेशा ज्यादा चाहिए होगी, मानते हो नहीं मानते हो? हमेशा क्या, मोस्ट ऑफ द केसेस में मशीन भी लगाएगा, माल भी खरीदेगा, आगे उधार बेचेगा भी। दुकानदार को तो कोई मशीन नहीं लगानी, वो तो एक दुकान रेंट पे लेके भी काम कर लेगा, मशीन तो लगानी उसको। मैन्युफैक्चरिंग वाले को मशीन लगानी है। तो मोस्ट केसेस में मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए होती है। स्केल ऑफ ऑपरेशंस, आप जितने हाई स्केल पे काम करोगे उतनी बड़ी मशीन, उतनी बड़ी फैक्ट्री चाहिएगी और आपको उतनी ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल भी चाहिएगी। चॉइस ऑफ टेक्निक, देखो 2 तरह की टेक्निक्स होती हैं, या तो मशीनें लगा लो हैवी हैवी भारी भारी, या फिर लेबर लगेगी बहुत ज्यादा। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे जाते हो तो बहुत ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल आपको चाहिएगी, और ये कि आप लेबर के थ्रू मैन्युअली काम करा रहे हो फिर आपको उतनी फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन,
अगर आपकी इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी पुरानी हो जाती है, बहुत जल्दी रिप्लेस करना पड़ता है चीज़ों को, तब आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने वाली है। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, अगर आपके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी हैं, मतलब आपको ये है कि आपके बिजनेस में आपकी जो लाइन ऑफ ऑपरेशन है इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ की एक वो है, गुंजाइश है, तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। डाइवर्सिफिकेशन, अगर आप डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा करना चाहते हो, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आईटीसी कंपनी सिगरेट बनाती है, रजिस्टर्स बनाती है क्लासमेट के, सनफीस्ट के जो बिस्किट आते हैं वो आईटीसी के हैं, नहाने की साबुन आती है विवेल के नाम से वो आईटीसी की है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आशीर्वाद आटा आईटीसी का है। तो इतना डाइवर्सिफाई करोगे, उतनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ, उतनी ज़्यादा लेबर, उतनी ज़्यादा मशीनें, तो आपको फिक्स कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिएगी। नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। ऑल राइट, अगर आपके पास ऐसा कुछ सिस्टम है कि कोई फैक्ट्री लगी लगाई, मशीनें लगी हैं, सब कुछ लगा हुआ है, और वो आपको लीज पे दे दे, मतलब किराए पे दे दे कि भैया इस फैक्ट्री को लगाने में 5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, मैंने फैक्ट्री लगाई हुई है बट मैं इसको चला नहीं रहा, आप चला लो, आप मुझे हर महीने 3-4 लाख रुपए रेंट दे देना इसका, खाली सेटअप का, मशीनरी का, जगह का किराया अलग होगा, तो आप यहाँ काम कर लो। तो एक तरह से मुझे 5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरा 4 लाख में काम चल गया। गेटिंग? सो अगर इस तरह के ऑल्टरनेटिव्स हैं तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, अगर कोलैबोरेशन करने की गुंजाइश है, जैसे कि एटीएम का एग्जांपल दिया है यहाँ, बैंक्स आजकल क्या करते हैं, एक एटीएम लग गया कहीं पर भी, उस एटीएम को कई सारे बैंक्स मिलकर यूज करते हैं और अपने पैसे बांट लेते हैं, तो उसमें उनके खर्चे बच जाते हैं। तो ऐसी कोई कोलैबोरेशन हो सकती है, तो आपकी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं वर्किंग कैपिटल पे। वर्किंग कैपिटल का सबसे पहले तो ये फॉर्मूला याद कर लो, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स के एग्जांपल क्या है देख लेते हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज यानी वो सिक्योरिटीज जो बिक जाएंगी मार्केट में कल को, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंटरी, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है। करंट लायबिलिटीज कौन सी होंगी, वो लायबिलिटीज जो कि आप आने वाले 1 साल के अंदर अंदर पे कर दोगे, जैसे कि आपने क्रेडिटर्स, आपने कहीं से उधार माल लिया है तो उसके आप महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में तो पैसे दोगे उसके, वो चीजें। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिजली का बिल, फोन का बिल आपका आउटस्टैंडिंग है, आपने भरना है अभी, तो वो यहां पर आ जाएंगे। तो इस तरह की चीजें यहां पर आ जाती हैं। नेक्स्ट यहां पर हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ये चीज वही है, नेट वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब मेरे बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, वो किन चीजों से इफेक्ट होगा, कैसे पता चलेगा, क्या फैक्टर्स हैं। मिलता जुलता आंसर है इसका थोड़ा ऊपर से। नेचर ऑफ बिजनेस, भाई ट्रेडिंग वाले को छोटी चाहिए वर्किंग कैपिटल एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। स्केल ऑफ ऑपरेशंस, अगर हायर स्केल है तो आपको ज्यादा चाहिए, लोअर स्केल है तो आपको कम चाहिए, सीधी सी बात है, ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है इन चीजों पे। बिजनेस साइकिल, अगर आपका बिजनेस बूम पे है तो आपको वर्किंग कैपिटल लार्ज अमाउंट चाहिए। बूम पे मतलब जैसे कि मान के चलते हैं समर सीजन है और आपका कूलर बनाने का काम है, समर सीजन है, आप जो है कूलर बनाते हो, तो उस टाइम पे आपको वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिएगी। सीजनल फैक्टर्स, ओके, ये दोनों पॉइंट भी मिलते जुलते हैं, बिजनेस साइकिल और सीजनल फैक्टर। मतलब इसमें सीजनल फैक्टर में आप ये समर सीजन वाला एग्जांपल लगा लो, और बिजनेस साइकिल में क्या होता है, जैसे कि कोविड के टाइम पे फार्मा कंपनी, उनकी बिजनेस साइकिल ऐसी थी कि जबरदस्त बूम पे थी, भी सबको दवाइयां खरीदनी थी, तो उस टाइम पे उन्हें ज्यादा चाहिएगी। सीजनल फैक्टर, अगर कोई सीजन है जैसे गर्मियां हैं, गर्मियों में कूलर चाहिए, तो उस समय आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिएगी। प्रोडक्शन साइकिल, अगर आपकी लॉन्ग प्रोडक्शन साइकिल है, प्रोडक्शन साइकिल का मतलब टाइम स्पैन बिटवीन द रिसीट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड देयर कन्वर्जन इनटू फिनिश्ड गुड्स।
आपके पास रॉ मटेरियल आने में और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने में सपोज 20 दिन लग जाते हैं। भाई रॉ मटेरियल आए, फिर एक प्रोसेस हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ, कर आगे 20 दिन लग जाते हैं उन रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो ऐसे केस में जब लंबा टाइम लग जाता है तो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हायर रहेगी। और अगर आपकी प्रोडक्शन साइकिल ऐसी है, आज माल आया, शाम को बन गया, तैयार होकर कल चला गया, तो आपको अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी थोड़ी कम रहेगी। क्रेडिट अलाउड, अगर एक लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है आपकी, मतलब अलाउड, जैसे जो मैं माल बेच रहा हूं तो उन लोगों को मैं उधार दे देता हूं, महीने की भी दे देता हूं, 2 महीने के लिए दे देता हूं, 3 महीने की भी दे देता हूं मैं उधार। तो माल मैं सारा कैश खरीदता हूं, बिल्कुल हार्ड कैश, नगद पैसे देके खरीदता हूं, बेचता उधार हूं, और बड़ी लिबरल पॉलिसी, दे देना यार पैसे आराम से दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे केस में जो मैं माल खरीद रहा हूं वो तो कैश पेमेंट पे आ रहा है, तो वो पैसे देने के लिए मुझे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि मैं एकदम कैश पेमेंट पे माल खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं उधार। तो इस केस में क्योंकि मेरी क्रेडिट पॉलिसी बहुत लिबरल है, मुझे वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिएगी। क्रेडिट अवेल्ड, अगर जो मुझे क्रेडिट मिल रहा है मार्केट से, सपोज मैं भी जो माल खरीद रहा हूं वो भी मुझे उधार पे मिल रहा है और बड़ी आराम से लंबी 3-4 महीने के उधार पे माल मिलता है, तो मेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट गिर जाएगी। क्योंकि मुझे तो माल उधार मिल रहा है, एक फोन करता हूं माल आ जाता है और 6 महीने भी वो बंदा पैसे नहीं मांगता, तो मैं सामने से लेता हूं, उसको दे देता हूं पेमेंट। तो ऐसे केस में मुझे वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, क्योंकि मुझे कोई कैश पेमेंट तो करनी नहीं, उसको आराम से पैसे देने हैं। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, अगर आपकी ऑपरेट करने की एफिशिएंसी बहुत अच्छी है तो आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिएगी, नहीं तो आपको ज्यादा चाहिएगी। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, भाई एक तो कुछ रॉ मटेरियल ऐसे होते हैं कि आज फोन करा और 2 घंटे में माल आ गया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई स्टॉक आपको मेंटेन करना नहीं ज्यादा। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल हर समय अवेलेबल रहते हैं, उस केस में वर्किंग कैपिटल ज्यादा नहीं चाहिए। बट लेकिन कुछ माल ऐसे हैं, सपोज मैंने फोन किया और माल आना है केरला से और मैं बैठा हूं दिल्ली में और माल आने में 20 दिन लग जाएंगे, तो मुझे वो 20 दिनों का स्टॉक तो अपने पास मेंटेन करके चलना पड़ेगा ना। अगर रॉ मटेरियल्स जल्दी से अवेलेबल नहीं हो पाते, शॉर्टेज है या डिस्टेंस के कारण बड़ी दूर से आने हैं, तो उस केस में मुझे स्टॉक अपने पास काफी अच्छा रखना पड़ेगा मटेरियल्स का, और उस केस में मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं। ऑल राइट। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, अगर हैं काफी तो हाई रिक्वायरमेंट होगी, नहीं है तो कम होगी। लेवल ऑफ कंपटीशन, अगर कंपटीशन बड़ा तगड़ा है तो मुझे हायर लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल चाहिएगी, अगर नहीं है कंपटीशन तो कम में भी काम चल जाएगा। ऐसा क्यों? भाई मुझे हर समय फिनिश गुड्स का स्टॉक तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। अगर मेरे पास कोई कस्टमर आता है तो मैं फोन पे उसको ये नहीं बोल सकता कि भैया आज माल नहीं है कल आना, मैं जहां मैंने कल का नाम लिया वो मेरे पड़ोसी से माल ले लेगा जाके। तो मुझे अपने पास माल भरपूर रखना है, ठीक है, और वो उसके लिए मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिएगी। इन्फ्लेशन, अगर महंगाई है बहुत ज़्यादा, सब चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, तो जो चीज़ 100 रुपये की आ रही थी आज वो 150 रुपये की आ रही है। जहां मेरा बिजनेस में 1 करोड़ रुपए के स्टॉक लगा के काम चल रहा था, वहां मुझे 1.5 करोड़ रुपए का स्टॉक मेंटेन करके चलना पड़ेगा। गेटिंग? पहले 1 करोड़ का स्टॉक आता था, मेरा काम चल रहा था, अब वही आइटम 150 रुपये की हो गई है, स्टॉक तो मुझे उतना ही मेंटेन करना पड़ेगा। भाई सपोज 1 लाख यूनिट मेरे पास रहते हैं हमेशा, तो 150 रुपये के हिसाब से 1 लाख यूनिट मेरे 1.5 करोड़ रुपए के हो गए, ठीक है। तो उस केस के अंदर मुझे वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी रिक्वायरमेंट, अगर इन्फ्लेशन मार्केट में बहुत है तो। ऑल राइट फ्रेंड्स, विद दिस वी फिनिश दिस चैप्टर। पार्ट 3 भी हो गया इसका। आई होप आपको तीनों पार्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैंने इसमें एनसीईआरटी को एट लेंथ और बड़ी स्पीड से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। कुछ भी अगर डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, या कोई भी स्पेशल टॉपिक या कोई चैप्टर यू वांट मी टू टेक अप, please let me know in the comment section below. Till then, bye bye, take care, thank you so much. Do revise everything before the next class, in which we will start the next chapter, that is financial markets. Thank you so much.